Hello everyone, how are you to all? I hope so you are doing now very well. My name is रेणु कक्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सीटेक के रिगार्डिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही कंटेंट आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स पे आपको समझा रही हूँ। जिन बच्चों को इन कम समय में अपनी रिवीजन करनी है प्लस आपको अपने नोट्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और साथ ही साथ इसमें से कम 15 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं, तो अपने 15 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। आपके एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि अपने प्रीवियस ईयर के पेपर और अपने कंटेंट को बार बार रिवाइज कीजिए। कुछ भी नया मत पढ़िए, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको मल्टीपल चॉइस में रिवाइज करते जाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर करते जाइए। अपने आप स्कोर भी इंक्रीज हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीडीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत में उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये जीन पियाजे के हैं। इसमें कहा गया था 20वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे। उनका जन्म 1896 में और 1980 में मिले। मानव विकास के तथा किशोरावस्था के उन सभी पहलुओं की ओर अपने अनेक लेख और पुस्तकों के माध्यम से दिलाना है, जिसकी और अब तक वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी जिसे जेनेवा में कहा जाता है। ठीक है, आगे जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे ने कहा था कि वे जीवाशास्त्री थे, विज्ञान की तरफ अधिक जानकारी थी। वे बच्चों के ऊपर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को अधिक बढ़ावा दिया था। जीन पियाजे 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। सन 1923 में सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी थी, याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी थी। उसके बाद 1976 में एक 53 काल तक उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी। इसके बाद उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी ये देख लेना। ये अलग अलग पुस्तकें लिखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं। जीन पियाजे के बारे में हम पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ देती हूँ। जीन पियाजे की जो थी साइकोलॉजी ऑफ इंडिया, साइकोलॉजी ऑफ थॉट, द साइकोलॉजी कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्ले ड्रीम एंड इमिटेशन ऑफ द चाइल्ड, साइकोलॉजी एंड इंटरेस्टिक बिहेवियर एंड एवोल्यूशन, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ऑर्गन्स ऑफ इंटेलिजेंट ऑफ चाइल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन और रियलिटी ऑफ चाइल्ड। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था से अध्ययन किया था। वे प्रशिक्षण के प्राकृतिक जीव और वह वैज्ञानिक हूँ। जीन पियाजे कहते थे कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर सकता है और वह बच्चा अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से कर सकता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के निम्न स्तर से उच्च तक चलता रहा। वैज्ञानिक विचारधारा और विकासवादी विचारधाराओं का नाम दिया गया। जीन पियाजे विकासात्मक विचारधाराओं का जनक माना जाता है। जीन पियाजे द्वारा दी जाने मानव की अवस्थाएं दी गई थी, 4 अवस्थाएं दी गई थी, चारों को ध्यान में रखना है। जीन पियाजे ने मस्तिष्क विकास की अवस्था को संज्ञानात्मक विकास कहा था, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार 4 अध्याय देते। चारों अवस्था में चारों एक दूसरे से आश्रित है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, याद रखना। सबसे पहली प्रक्रिया दी थी संवेदी पेशी या संवेदात्मक अवस्था दी थी, जो जन्म से 0 से 2 वर्ष की समय माना जाता है। दूसरी अवस्था दी थी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। दूसरा फर्स्ट जो होता है सेंसर मोटर स्टेज होती है। थर्ड होता है मूर्त और कॉन्क्रीट ऑपरेशन दिया था, है ना। इसके बाद कहता है 7 से, ये टाइम पीरियड भी याद रखना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 में हो। 2 से 7 साल और पहली थी 0 से 2 साल। औपचारिक जिसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं इसको, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि नाम चेंज कर देते हैं कई बार। वैसे तो यही रहते हैं सेम, लेकिन कई बार होता है 12 वर्ष की प्रौढ़ावस्था में। इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। सबने पूरी की मूर्ति आपकी, याद रख लेना, ये ट्रिक दी है और इसको याद रखना। मैंने भी अपने एग्जाम में इस तरीके से ट्रिक बना के चीज़ें आती। सबने मतलब होता है संवेदी या संवेदात्मक, ये इंद्रजनीय अवस्था। देखो तीनों नाम मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। पूरी मतलब पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्ति मतलब स्थूल मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये ठोस क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आपकी मतलब हो गया मूर्त, औपचारिक और सक्रियात्मक अवस्था। ये याद है कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, याद रखना। और टाइम पीरियड भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले एक एक करके सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सेंसर मोटर स्केल, जन्म से सेंसर मोटर स्टेज बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो 12 अवस्था में होती है और प्रौढ़ावस्था में संवेदी जो है जिसको हम कहते हैं सेंसर मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष की समझते हैं। जीन पियाजे ने अपने ही पुत्र लॉयटन ने और 2 पुत्रियां ल्यूसिन और जैक्सिन पर प्रयोग अध्ययन किया। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति
अनभिज्ञ है, मतलब उन्हें नहीं पता बाहर की दुनिया कैसी है। धीरे धीरे आयु जैसे जैसे बढ़ती है वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण और बाह्य जगत को ग्रहण करता है। शिशु को देख कर, सुन कर, स्पर्श कर गंध के स्वाद और उसके माध्यम से ग्रहण करता है। ये होती है इनकी अतः इंद्रियों के माध्यम से सीखने और छोटे छोटे शब्दों को बोलने और अपने को देखकर मुस्कुराना और अपरिचित लोगों को देखकर डर जाना जिसको हम जानते नहीं हैं वह क्रिया प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। इस अवस्था में शरीर और मस्तिष्क मध्य पूर्ण संतुलन नहीं होता है। इसके हाईलाइट पॉइंट होते हैं, छोटे बच्चों के साथ कुछ भी दे दो या कोई वस्तु हो या कोई वस्तु सीधे ले लेते हैं तो वह अधिकतर अंगूठा चूसने की आदत डालते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है, इस अवस्था में अल्प ज्ञान के कारण कार्य क्षेत्र और कारण में संबंधित स्थापित नहीं करते। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है, बालक के सामने कोई भी कार्य किया जाए और उसको कर ले तो वो उसको कारण नहीं पता होगा कि क्या है, उसको समझ ही नहीं है 2 साल के बच्चों को। वस्तु स्थायित्व इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट वस्तु स्थायित्व का संबंध होता है। ब्लिंकेट एड बोर्ड स्टडी किया, इस अध्ययन में 8 से 9 माह की आयु में वस्तु स्थायित्व शुरू होने लगता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि चीज़ें आपके सामने रख दो उसके बाद छुपाओ तो वो चीज़ें सामने की तरफ अगर देखने की वो ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई चीज़ किसी अंदर छुपा दो तो उसको देखेंगे वो ढूंढने की कोशिश करता है इस एज के बच्चे। उसके बाद है इसमें अलग अलग पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट के ही पार्टीशन है, जन्म से 30 वर्ष की अवस्था में क्या क्या चीज़ें करता है। इस अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी देता है। इस अवस्था में रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मतलब यह है प्राइमरी कहा जाता है। इसमें प्रतिवर्त किया जाता है, चूर्ण या प्रतिवर्त मतलब चीज़ों को तुरंत रिएक्शन करता है, हंसता है, रोता है, ये चीज़ें करता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है जिसे में प्राइमरी सर्कुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें 1 माह से द्वितीय सर्कुलर सिजनन हो जाती है। इसमें 2 माह का शिशु जब जूझने से हाथ स्पर्श हो जाने पर आवाज़ सुनता है तो संवेदी होकर इसे दोहराता है। बाद में जूझना बजाने में माहिर हो जाता है। इस अवस्था की प्रतिक्रिया को अनुभूति परिवर्तन बार बार दोहराई जाती है। इस तरीके से सरल और रुचिकर आदतें हो जाती है, जैसे अंगूठा चूसना 2 से 4 माह तक के बीच में होता है। इन 3 अवस्था में गौण वित्तीय स्टेज होता है, जैसे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं, 4 से 8 महीने तक होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, क्रियाओं से बाहर निकलकर उलटले पड़ने लगता है, चीज़ों को छूने लगता है, बार बार दोहराता है, मनोरंजक लगता है। इस अवस्था में चौथी अवस्था आती है जिसको हम कहते हैं स्कीमेटा अवस्था कहते हैं। इसमें सेकेंडरी स्कीमेटा होता है जिसमें 8 से 12 महीने की अवस्था होती है। इस अवस्था में उद्देश्य को पहचाने और जैसे बालक को माँ के कमरे में कहाँ छुप जाती है इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। 5वीं अवस्था है यह है, इसमें तृतीय प्रतिक्रिया। ये फर्स्ट का ही अलग अलग पार्ट है तो याद रखना। 12 से 8 महीने के बच्चे क्या क्या चीज़ें करते हैं ये आप सभी को कॉमन पता है। वस्तुओं का ढूंढना, चुनना, चीनने को कोशिश करना। 6ठी अवस्था में जब होता है, जब मस्तिष्क 18 से 24 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो वो चीज़ें सीधा ही अनुकरणीय करना, मतलब सीधे सीधे ऑब्जर्व करने लग जाता। ऑब्जर्व नहीं करता, बस चीज़ें ढूंढने लगता है, जिसको कहते हैं वस्तु स्थिति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने बाकी इसलिए पढ़ा दी क्योंकि आपके याद है। वस्तु अस्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में वस्तु स्थित विकास हो जाता है। अब एक घटना व पूर्वानुमान लगाने वाली सीमित योग्यता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जैसे भूख लगने पर रोने लग जाता है, माँ के पास आने पर चुप हो जाता है, तो ये सारी अवस्थाएं होती है जिसमें चीज़ों को मैंने एग्जाम्पल भी और बताए थे। उसके बाद आता है सेकेंड जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अनुकरण करने लग जाता है। चित्रों को निर्माण भाषा के माध्यम से नई सूचनाएं मिल जाती हैं, अनुभव होने लग जाता है। छोटे छोटे कार्य को करने में मदद करता है। क्रम में रखना, हल्के भूरे रंगों की पहचानना, गिनती करना, अक्षर लिखना, पूछने पर नाम बताना। ठीक है, इस अवस्था में अतार्किक चिंतन होता है। अतार्किक मतलब होता है कि इस अवस्था में सजीव चिंतन को सजीव चीज़ों को निर्जीव कैसे कहने का, जो सजीव चीज़ें हैं उनको सजीव ही मानता है, लेकिन निर्जीव चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं होती। तो इसमें हमें अलग अलग चीज़ें दे रखी है। देखिए, जिसको कहते हैं एनिमिज्म, सेंट्रलाइज, खुद को सेंटर में लगकर ऊन पाया जाता है। और एक इसमें होता है अपलटवासी होता है, मतलब रिसबलिटी गुण होता है। इसको कहा जाता है कि अनुकर्मक मननशीलता भी कहा जाता है। इसमें बालक में अनुकरणशीलता और प्रतीकात्मक सोच बनाई जाती है, इसमें आ जाती है। इस अवस्था में चीज़ों को सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं सभी अवस्था में। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो अवस्था होती है वो पहली होती है पूर्व प्रज्ञकाल, जिसमें प्री कंसेप्चुअल पीरियड होता है, 2 से 4 साल तक की होती है। दूसरा होता है अंतर अवधि, जिसमें 4 से 7 साल की होती है। इसमें बालक जमा घटा गुना आदि कर लेता है। इसे बोलते हैं एनिमिज्म की स्टेज भी होती है, पीछे पीछे चीज़ों का नियम समझने लगता है। जैसे इसमें होता है, सबसे पहले आता है अपलट वाली गुण होता है, जिसमें 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 4 होता है। इसी तरीके से अगर हम 2 को डिवाइड करें 2 से तो भी 2 आएगा। तो इस बालक को पता नहीं होता कि इस अवस्था को अपलटवर्ती कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है।
ठीक है, एक एक करके मैं बता देती हूँ इसमें। सबसे पहला जो हमने पढ़ा है अतार्किक चिंतन, चीज़ों के बारे में इतना सोचता नहीं है। सजीव या सजीव, जो चीज़ सामने उसको सामने लगेगी, अगर जो हर चीज़ उसको सजीव ही लगेगी, मानो सूरज को भी देखेगा तो वो उसको एक तरीके से क्या समझेगा, बॉल की तरह समझेगा। ये अंडे की शेप दे दो, अगर बॉल दे दी एग्जाम्पल के तौर पर, अगर उस बॉल के अलावा हमने कोई और चीज़ भी दे दे तो भी वो सोचेगा वो वही शेप है, चाहे कलर कुछ भी होगा, उसको फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको पता नहीं है कि वो अंडा है क्या है। तो ये एग्जाम्पल है। खुद को सेंटर में रखता है और चीज़ों अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन, साथ से होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, बालक के विचार जो होते हैं वो धीरे धीरे उत्तेजित होते हैं। थिंकिंग जो होती है, तार्किक शिक्षण का समर्थन करने लगा था। चीज़ों के जो केवल उसके सामने नहीं थी चीज़ें, जो चीज़ें जैसे मतलब सजीव चित्रण, जब मान लो वो जो चीज़ उसके सामने है और कोई निर्जीव चीज़ें भी हैं, उनको भी वो उनकी चीज़ों के बारे में इस एज में समझने लगता है। एग्जाम्पल मैंने छोटे छोटे बनाए हैं। दो वस्तु के बीच में तुलना कर सकता है, समानता अमानता करने लग जाता है। ठीक है, दूसरा, जब पहले क्या होता था कि वो सिर्फ दूसरों की बातें नहीं सुनता था, अब वह दूसरों की बातें सुनने लग जाएगा, संरक्षण करने लग जाएगा, चीज़ों का लंबाई, घटा, गुना, भाग, क्षेत्रफल, इनके बारे में सीख जाएगा। उचित उचित को उचित, सही को सही और गलत को गलत करना भेद समझ जाएगा। उसके बाद है रिवर्सी, यानी कि अगर 4+2 होता है 6 होता है और 2+4 होता है तो उसकी वैल्यू को भी समझने लग जाएगा इस एज के पीरियड में। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी होता है, जिसमें पलट वाली होता है हिंदी में। ठीक है, उसके बाद है बालक के दिन, तारीख, समय आदि बताने का योग्य हो जाता है और उसका हॉरिजॉन्टल विकास हो जाता है। वो मानसिक रूप से, मूर्त रूप से सूक्ष्म हुई। वही चीज़ मैंने एग्जांपल बताया कि 2 × 2 4 होते हैं और 4/2 भी होते हैं। इन नियमों को जल्दी से वो समझने लग जाता है। ठीक है, उसका जो पहले वाली एज है उसका ये उल्टा होता है, मतलब जो चीज़ें नहीं समझ पा रहा वो इस एज में समझ जाता है। उसके बाद लास्ट अवस्था आती है। इस अवस्था में बालक जो होता है चिंतन के लिए विकास और विचारों को मूर्त रूप से समझने की आवश्यकता नहीं होती, अमूर्त चिंतन इसका विकास हो जाता है। इस अवस्था में पूर्व अनुभवों के द्वारा गुणों की पहचान करता है। इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक चिंतन प्राप्त किया जाता है। इस अवस्था में कल्पना शक्ति और विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, तार्किक चिंतन, समस्या समाधान के विकास होता है। निगम विधि का प्रयोग करना, नियम से उदाहरण देने की योग्यता बढ़ जाती है। नियम से उदाहरण का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसमें हमने नियम बनाए और नियम बना के फिर उसके बाद उदाहरण बताए हैं। ठीक है, जो भी उनके नाम होते हैं, इसमें वो चीज़ डेवलप हो जाती है। जैसे सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल और मूर्त से अमूर्त और नियम से उदाहरण की ओर ले जाता है। बालक को कविता सुनाते हैं, रोजमर्रा मुर्गा कुकू करता है। इस पंक्तियों से भी वो क्या हो जाता है, जल्दी से उस चीज़ को समझने लगता है। जैसे अध्यापक बालिका को कहती है कि कल्पना करो ABC त्रिभुज है, और उसको क्या कर गया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जब हो जाती है, इसके सामने आ जाता है, माइंड में आ जाता है कि वो जो चीज़ हमारे सामने नहीं है लेकिन हमारे माइंड में सोच रहा है। पियाजे की 4 अवस्था की पहचान है, समूह है इसमें दे रखे हैं। पहचान, निषेध, पारस्परिक और रेसिप्रोकल, और होता है सहसंबंध, को रिलेशन। ठीक है, इसको याद रख लेना। पियाजे ने तर्क और विज्ञान के सेतु को कहा जाता है, जिसकी खोज को महत्व दिया जाता है। उसके बाद है जो पॉइंट टर्म्स आई थी वो मैंने ऊपर नहीं दी थी, यहाँ दे दी थी। जीववाद क्या होता है, जीववाद उसको कहते हैं जो वस्तु चिंतन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। निर्जीव मतलब जो वस्तु, जैसे सूरज है, सूरज को वो बॉल की शेप में समझेगा। जैसे कार हो गई, हवा हो गई, बादल हो गए, चांद सूरज हो गए। कई बार होता है कि मून देखता तो उसको ऐसा लगता है कि मून भी हमारे साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि वो निर्जीव है। सभी उनके लिए सजीव होते हैं। उसके बाद आत्म केंद्र क्या होता है, सेल्फ सेंटरेशन क्या होता है। इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है, दूसरों की दुनिया की चीज़ों से उससे कोई मतलब नहीं, आपस में चक्कर काटती रहती है, मतलब कोई मतलब नहीं होता है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा वह चीज़ होती है जो आपके दिमाग में, एक आपके मस्तिष्क में एक समांतर जीव की तरह स्कीमा बना, जैसे उद्दीपक के प्रशिक्षण को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मतलब होता है जो भी ज्ञान है आपके बारे पहले से ही स्टोर है, उसको स्कीमा एक तरीके से सीमा है। इसमें एप्लीकेशन क्या है, शैक्षिक, और इसमें यहाँ पे दो चीज़ नहीं है। एक होता है एक्मोडेशन और एक होता है एस्क्लेमेशन। एस्क्लेमेशन मतलब आप सभी को पता ही है। एस्क्लेमेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके पहले से ही दिमाग में हो उसमें कुछ परिवर्तन करके उस चीज़ों को देना। और एक्मोडेशन होता है कोई भी चीज़ आपके दिमाग में पूरी स्टोर है लेकिन हम उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है। जब इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पाता तब उसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। जीन पियाजे ने कुछ एजुकेशन पे क्या क्या बल दिया है वो हम समझें। जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षक थे। उन्होंने दिया कि शिक्षक को बालकों की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए वातावरण को और तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने आत्मकरण, समर्जन, संतुलन, स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग करके महत्व दिया। जीन पियाजे जीव विज्ञान के स्कीमा थे और भाली भांति वो जानते थे बुद्ध के एक नए। तो उनके एजुकेशन पे क्या इम्प्लीमेंट है ये उसके बारे में बताया गया है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले थ्योरम के बारे में, जिसमें लोयस कॉलबर्ग है। लोयस कॉलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में 1981 और 1984 में संशोधन किया था। कॉलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में कहा था कि मॉरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। फिलोसफर और मॉरल डेवलपमेंट, ये इनकी पुस्तकों का नाम है, ये इतना पढ़ना नहीं है। कॉलबर्ग में 10 से 16 वर्ष के 72 बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करा है। इस वर्षों में नैतिक तर्कनावश भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई गई, जिसके अनुसार नैतिक विकास को विशिष्ट से सामान्य की ओर लिया जा सकता है। सबसे पहले वाली अवस्था, इसमें इन्होंने कहानी भी बताई है, ये भी हम पढ़ लेते हैं ताकि याद आएगा। इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियां ली थी। इन्होंने कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को नापते हैं। इस कहानी में से प्रसिद्ध है हिंज की कहानी प्रसिद्ध है। हिंज एक हाइनज नैतिक दुविधा का अध्ययन किया गया है। इसमें कहा गया था यूरोप में हिंज और हाइनज की पत्नी थी, उनकी पत्नी थी, गंभीर रोग से पीड़ित थी, उसे मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने रेडियम नामक दवाई बताई गई जिन्हें उनकी जान बच सकती थी। खोज के लिए एक फार्मासिस्ट के दौरान इस दवाई को बनाने का खर्च बहुत ही ज़्यादा था। फार्मासिस्ट उस दवाई की कीमत 10 गुना ज़्यादा मांग रहे थे। हिंज इतनी कीमत देने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने पैसे उधार लिए परंतु बहुत कम थे। फार्मासिस्ट मतलब पता ही है, जो मेडिसिन देता है, इनमें आधी दवाइयों की कीमत देने को कहा, लेकिन बाकी पैसे देने के लिए कहा तो फार्मासिस्ट मना कर दिया। इसके कारण हिंज ने मजबूर होकर उसी दवाई को अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। इसमें नैतिक दुविधा यह थी, क्या हिंज जो थे वो दवाई जो चुरा लेनी चाहिए थी। ये तो उन्होंने बच्चों के सामने किए। क्या चोरी करना सही या गलत है, क्यों? कॉलबर्ग ने 11 कहानियों में से एक कहानी जो नैतिकता को जानने के लिए प्रयोग की गई। 20 बच्चों के साथ साक्षात्कार उन्हें कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न सुना गया। निकला कि नैतिकता विकास सिद्धांत दिया। ठीक है। कॉलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट 6 अवस्थाएं दी है। सबसे बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली अवस्था जो दी थी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज दी थी, जिसको हम अपनी प्री कन्वेंशनल स्टेज दी थी, जिसको हम कहते हैं पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था होती है। ये 0 से 4 शैशवावस्था से यानी 4 से 10 वर्ष के लिए। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का प्रभाव होता है, परंतु बालक नैतिक विकास का प्रारंभ हो जाता है, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ नैतिकता की बातें करता है। वह जैसा देखता है वैसा ही क्या करता है, सीखता है। इस अवस्था में बाह्य घटनाओं के आधार पर सही को सही और गलत को गलत बताता है। तर्क और चिंतन के आधार पर बाहरी घटना होती है जो बाहर रूप से होती है। सबसे पहला इनको जो स्टेज दी थी, 2 अवस्थाएं दी थी ना, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आज्ञा और दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड ना मिले, बस यही सिंपल लॉजिक है। अहंकार अवस्था और साधनात्मक संप्रेषी उन्मुक्त, ईगो स्टोरमेंट रिलेटिव वर्जन। इंग्लिश में नाम याद रखना, हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि नाम चेंज करके देते हैं। इस अवस्था में बालक अहम भाव में रहता है, मतलब अपने में ही इंक्लूड रहता है। आगे देखते हैं इस अवस्था में। और उसके बाद है सेकेंड अवस्था। इसकी सेकेंड अवस्था, फर्स्ट अवस्था मैंने आपको बता दी, ये है। ठीक है। इसमें यही है, और इसके 2 पार्ट मैंने बता दी क्या है, छोटे छोटे। उसके बाद आता है कन्वेंशन स्टेज। कन्वेंशन स्टेज में भी 2 पार्ट है। कन्वेंशन स्टेज के बच्चे जो होते हैं वो 10 से 13 साल के होते हैं। इस अवस्था में आरंभिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म और संस्कृति के आधार पर बताए गए नैतिक मूल्यों पर चलता है। इसमें 2 अवस्था मानी जाती है। एक होता है गुड बॉय और गुड गर्ल की। ठीक है। गुड बॉय और गुड गर्ल की होती है। स्टेज अप्रिशिएटेड होता है। इस अवस्था में बच्चा प्रशंसा पाना चाहता है। इसमें होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। स्टेज में रिस्पेक्ट ऑनवर्ड्स सोशल सिस्टम। बालक समाज द्वारा निर्धारित अवस्थाओं और नियमों के प्रति सम्मान रखता है, जो है कि अगर इसमें उन्होंने, इस एज के बच्चे क्या होंगे कि अगर उन्होंने चोरी करी है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस स्टेज के बच्चे ये होते हैं। ठीक है। इस कहानी के एग्जाम्पल को इसमें जोड़ोगे तो आसानी से पढ़ोगे। और उससे नीचे वाले जो है, जो गलत है, जो सही है, ये मानते हैं। इस स्टेज के बने प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे, आपको पता ही है कि किस अवस्था में होंगे। वो गुड को गुड, उनको अगर उन्होंने गलत काम किया तो उन्हें सजा भी मिलेगी। तो ये वाली स्टेज हो जाती है। उसके बाद हमारी है इस अवस्था में, और उसके बाद पोस्ट कन्वेंशन स्टेज। इस स्टेज के बच्चे क्या होते हैं, गलत को गलत, वो अगर किसी अच्छे काम के लिए कोई गलत कार्य किया गया है तो इस एज के बच्चे क्या होते हैं, पोस्ट कन्वेंशन में उसको भी सही मानेंगे। अगर वो समाज के कानून के दायरे के अंदर भी बाहर भी हो, अगर गलत काम कर रहा है और वो कानून के दायरे के अंदर ना होकर भी बाहर कर रहे हो तो वो सही मानेंगे इस एज के बच्चे। इस अवस्था में बालक में पूर्ण रूप से नागरिक हो जाता है। बालक आत्मनिर्भर बन जाता है। 13 वर्ष की अवस्था में किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें बालक स्वयं नैतिक मूल्य निर्धारण करता है। इस अवस्था में 2 अवस्था है। एक सामाजिक समझौते जिसमें सोशल कंपैरिजन, इसमें परिस्थिति में समाज से भी
अगर समझौता करना पड़े तो वो करेंगे। दूसरा आता है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। इस एज के बच्चे क्या होते हैं कि इसमें नियमों को प्रोत्साहित करने, आत्मनिंदा करने से बचते हैं, अभिप्रेरणा अधिक होती है और सामाजिक स्तर से उच्च स्तर के होते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, मान लो अगर ये स्टोरी उनको सुनाई जाए तो इस एज के बच्चे क्या करेंगे कि अगर उसने चोरी करी है, हिंस ने अपनी बीवी के लिए चोरी करी है, तो कोई गलत काम नहीं किया है। तो इस एज के बच्चे यही सोचते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आप याद कर सकते हैं। सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 साल की होती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती है। ये एक होती है अहं केंद्रीय अवस्था, आज्ञा और दंड की अवस्था। फिर उसके कन्वेंशनल स्टेज में भी 10 से 13 वर्ष, जिसमें सामाजिक अवस्था और सम्मान की अवस्था, गुड गर्ल और गुड बॉय की अवस्था होती है। उसके बाद होती है जिसमें हमारे विवेक की अवस्था, सामाजिक समझौते कहते हैं। प्री पोस्ट कन्वेंशन 13 साल के बाद की अवस्था होती है, जिसको हम कहते हैं। तो याद रखना है, हिंस ने जो नैतिकता के सिद्धांत दिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद हमारी जो होगी वाइगोस्टी की थ्योरी, वाइगोस्टी की होगी, इसको छोड़ दीजिए। वाइगोस्टी की थ्योरी पढ़ेंगे हम। वाइगोस्टी की थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। वाइगोस्टी ने दी थी सोशल कल्चर थ्योरी। इसमें लैंग्वेज का भी प्रभाव था। वाइगोस्टी ने सोशल कल्चर लैंग्वेज तीनों को ही माना था, प्रतिपाद्य माना था। लीव वाइगोस्टी रूसी वैज्ञानिक थे। 1896 से 1534 में गया था। उन्होंने संस्कृत समाज का योगदान दिया था। सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरों की मदद लेके सीखना चाहिए। बालक को सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान पर होता है। खेल के मैदान से ही बच्चा जल्दी सीखता है चीज़ें। उसके बाद सामाजिक में सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि इस सिद्धांत में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस स्टेज की बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। रुक जाइए, इसके बाद 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, सबसे पहला है उन्होंने कहा सोशल इंटरेक्शन कब होता है, जब बालक 2 या 2 से अधिक समाज में अंतरक्रिया करते हैं तो सामाजिक संघात का विकास होता है, जिसको कहते हैं वाइगोस्टी ने ग्रुप लर्निंग पर विशेष महत्व दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप लर्निंग, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल कल्चर थ्योरी में कहा गया था कि कारकों में संस्कृति पर जोर दिया गया है, सामाजिक संस्कृति पर सिद्धांत को माना था। फिर है था लैंग्वेज को भी विकास का सबसे बड़ा संप्रेक्षण माना है, बातचीत करने का संप्रेषण। ठीक है, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जेडपीडी, जिसमें 3 नाम याद रखना है, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, MKY। हम तीनों को ही है। सबसे पहला है जेडपीडी। जेडपीडी में क्या होता है, जेडपीडी एक जोन है, इस जोन के अंदर के जो बाहर है ये है जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस एज में बच्चा क्या होता है, कैन वी डू माई सेल्फ, जितना कर सके उतना कर सकता है। इसमें कैन वी डू सम हेल्प, जब जेडपीडी में आ जाता है, पहले तो बच्चा खुद से कर रहा है, जितना कर रहा है काम। ठीक है, जब जेडपीडी में आ जाता है तो उसे किसी न किसी चीज़ की हेल्प की आवश्यकता होती है, तो उसने क्या करता है, इसमें क्या करता है, MKO। MK का मोन होता है मोर नॉलेजेबल पर्सन। नॉन नॉलेजेबल पर्सन वो हो सकते हैं जैसे आपके प्रिय गुड्स हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या आपके फ्रेंड्स हो गए, या बिग ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, जिनको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज कुछ भी हो सकता है वो उसमें। जब वो हेल्प करना, जब वो इनकी हेल्प करते करते ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जब उन्हें इनकी हेल्प नहीं, खुद से करना सीख जाते हैं, तो सबसे हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है। तो कैन वी डू दिस इवन द विद हेल्प। ठीक है, ये स्टेज की तरीके से अवस्था होती है। अब जेडपीडी में हम यही चीज पढ़ेंगे। जेडपीडी एक निकटतम अवस्था कहा जाता है, इसका समय विकास क्षेत्र कहता है। जबकि बालक को कोई काम करना चाहता है परंतु काम करने में सक्षम नहीं है, अबल नहीं है, तो वो बड़ों से, माता पिता से, अध्यापक से सहारा लेते हैं। इसे निकटतम सिद्धांत अवस्था कहते हैं। इसमें किसी भी कार्य को बाहरी मदद लेना, इस प्रकार के जो बाहरी मदद लेते हैं वो जेडपीडी के दौरान देखते हैं कि बच्चा अपने आप को क्या कह रहा है। बच्चा सीखने की बाहरी सहायता मदद से सीखा हुआ कार्य, उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। स्कैफोल्डिंग वही होती है, मचान बोलते हैं, पांड बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान को रखने वाला व्यक्ति या जो निष्पादन, संयोजन या निर्देशन और करता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसमें बालक को उच्चतम की ओर ले जाता है। 4 स्तर होते हैं। सबसे पहले दूसरों से मदद लेना या फिर दूसरों की समस्या का समाधान लेना, बच्चों को अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर करना, और निपुणता, दूसरों की मदद करके निपुणता आ जाती है। मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होते हैं, यह एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने पूर्ण ज्ञान से ज्ञान रखते हैं और वह अपनी उम्र में व्यस्क या ना होने पर वयस्क हो ना हो लेकिन ज्ञान पूर्णता रखते हैं, तो ये व्यक्ति MKO कहलाते हैं। आप सभी को पता है, जैसे मैं आपको सीधा एग्जांपल कह रही हूँ कि आपकी हेल्प कर रही हूँ मैं, एक तरीके से आपको एक तरह से हिंट दे रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ मैं आपको, तो वो स्कैफोल्डिंग कर लिया जाएगा। जितना आपको ज्ञान था वो तो आपके ज्ञान तक है, वो तो आप जेडपीडी के अंदर ही आ रहे हो, लेकिन जो आपकी हेल्प की जा रही है वो जेडपीडी में स्कैफोल्डिंग है। और स्कैफोल्डिंग कौन है, मैं MK हूँ, मोर नॉलेजेबल फर्दर हूँ, कि मैं मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जैसा भी ज्ञान है, मैं आपके इसको समझा रही हूँ ताकि आप पूरा सक्षम हो सके इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो यहाँ पे सीटेक का एग्जाम मैंने आपके लिए दे दिया, जिसको बोलते हैं जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मोर नॉलेजेबल और स्कैफोल्डिंग, ये तीनों ही मिलकर
डिमांड करते हैं। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? ये आपकी थ्योरी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तीनों ही 15 मार्क्स की लगा लीजिए। पेपर 1 पेपर 2 में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डिफरेंट तरीके से आपको एग्जाम्पल देते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं।